गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होता क्या है कि एसिड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस आयंस जो है ये प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, यदि आप एसिड में वाटर डाल दीजिएगा या वाटर में आप एसिड डालें, ठीक है, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ठीक है ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि ये आपका HCl है। ठीक है, और HCl में जब हम लोग, तो जो HCl है यहाँ पर आप HCl देख सकते हैं, वो वाटर से रिएक्ट करके, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, तो और ये देखिएगा कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि H आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, ऐसे तो वो पहले बनाता क्या, हाइड्रोजन आयंस बनाता है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो फिर जो है वाटर से रिएक्ट करके आपका जो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले HCl वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयंस बनाता है, हाइड्रोजन आयन फिर जो है वाटर से रिएक्शन कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बेस का अब क्या हाल होता है जब वाटर में वो डिजॉल्व होता है, तो बेस प्रोवाइड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, तो यदि आप वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं तो आपको हाइड्रो ऑक्साइड आयंस मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर से रिएक्शन करता है, और ये देखिए सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। जो देखिए AQ का मतलब है एक्वा, मतलब ये, ठीक है, एक्वा। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। चलिए अब क्या है, मैंने एक्वा फॉर्म में होगा वो। अब क्या है, देखिए ये क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर से यदि आप रिएक्शन करते हैं इसका, तो देखिए पोटासियम अलग और हाइड्रोक्साइड अलग बना। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये बना। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी वाटर से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस बना। यानी आप क्लियरली जान ले कि बेस यदि वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसे आप याद कर लें। अब चलिए हम लोग आते हैं, देखिए अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक है कि ये क्या है। आप देखिए ऑल बेस, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, यानी जितना भी बेस है, हमने बेस पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, तो बहुत सारे बेस है। तो सब का सब बेस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, कुछ ही ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो जो डिजॉल्व होता है अच्छी तरह से उसी को हम अल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ से आप याद रखते हैं कॉमन अल्कलीज आर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये देखिए वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, डिजॉल्व है। तो ये अल्कलीज है, तो इसे आप अल्कलीज और बेस दोनों बोल सकते हैं। लेकिन जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है उसे हम सिर्फ बेस कहेंगे, अल्कलीज नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ से इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये डायलॉग के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, जितना भी अल्कलीज है उसको आप बेसिस कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, लेकिन जितना भी बेस है सबको आप अल्कलीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बेस ऐसा होता है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, और वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो वो अल्कलीज नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो बेस और अल्कलीज में बस इतना ही डिफरेंस है और आपको इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रिकॉशन must be taken while mixing acid or base with water. The acid must always be added to water with constant stirring as it is highly exothermic reaction. इसका मतलब समझे, तो जब भी आप एसिड का डाइल्यूशन करें, मतलब डाइल्यूट एसिड आपको बनाना है। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है, एसिड में वाटर की मात्रा ज़्यादा होना। यानी आप डाइल्यूट एसिड जब बना रहे हैं तो उस केस में आप करेंगे क्या कि एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाईली, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यदि आप ठीक है, यदि आप एसिड में वाटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है और आपका जो ट्यूब है वो टूट सकता है और आपका हाथ वगैरह जल सकता है एक्सपेरिमेंट के समय। इसीलिए ये, ठीक है, प्रिकॉशन दिया जाता है कि आप वाटर में एसिड को वाटर में ऐड करें। उस समय भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें बहुत कम हीट जनरेट होता है और उसे हम धीरे धीरे, देखिए, इसको स्टिंग कर करके घोलते हुए और दो दो बूंद डालते जाते हैं एसिड को। तो हीट जो है, जो प्रोड्यूस होता है वो ट्यूब के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एनवायरनमेंट के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और धीरे धीरे हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं। तो हमारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, हीट बहुत कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद रखें कि एसिड में, ये मान लेते हैं ये आपका है, ये देखिए इस तरह से, तो इसमें मान लेते हैं एसिड है, ठीक है, और इसमें वाटर है, इसमें वाटर है। तो आप क्या करें, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये मान ले वाटर है H2O, ये H2O, तो ये, और इसको आप वाटर को एसिड में डाल रहे हैं, ये आपका गलत प्रोसेस है। ठीक है, वाटर में आप क्या डालें, एसिड को डालें। ठीक है, ये आपका राइट प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका राइट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्सड विद वाटर दे बिकम डाइल्यूट। तो हाँ, डाइल्यूट हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड, ठीक है, एंड बेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब आप एसिड में वाटर वगैरह मिक्स करते हैं तो उसका डाइल्यूशन होता है, वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और उसमें जो है कंसंट्रेशन जो होता है हाइड्रोनियम का या इसका, वो क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है, तो कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। ठीक है, आपको दो एसिड दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड थोड़ा वीक है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग करते क्या है, पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि पीएच स्केल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले तो स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड करेगा, एंड हाइड्रा ऑक्साइड आयंस पे। ठीक है, यदि बेस है तो हाइड्रा ऑक्साइड आयंस पे और एसिड है तो हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ठीक है, तो बात समझ आ रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है और हमको पता करना है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो एक और तरीका है, ठीक है, एक तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं किस में ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, और किस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन कम है। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप
और उसके स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, किसके, एसिड और बेस को। और एक तरीका हम लोग पास पीएच स्केल का, वही हम लोग बात कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है। वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, दिस इंडिकेटर्स इज कॉल्ड पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रेंथ है वो पता करते हैं, ठीक है, कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, इसका हम लोग ये पता करते हैं। चलिए देखिए, अब पीएच का देखिए, पीएच मतलब पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। अब देखिए, दिस स्केल मेजर फ्रॉम 0 to 14, ठीक है, इसका एक स्केल होता है इस तरह से, और ये जो होता है 0 से लेकर के, यहाँ 0 से लेकर के 0 है, 1 है, ठीक है, 2 है, तो इस तरह से करते करते क्या है 14 तक जाता है, ठीक है, ये 14 तक जाता है, ठीक है, बात समझा ना। तो ये इसका स्केल होता है, और जहाँ पे न्यूट्रल शो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे 7 दिखता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच पेपर, ठीक है, तो पीएच पेपर का यूज़ करते हैं और हम बताते हैं कि, तो एक कागज़ टाइप का होता है, पीएच पेपर होता है। तो देखिए, इज़ अ पेपर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पीएच, ठीक है। तो पीएच पेपर का यूज हम लोग क्या करते हैं कि पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग पीएच पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग इधर देखते हैं। देखिए, यदि पीएच वैल्यू 0 होगा तो जो कलर ऑफ द पीएच पेपर है, पीएच पेपर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें से उसको पीएच पेपर को फाड़ करके, और मान लेते हैं इस एसिड में, एक ऐसा एसिड है जो जिसका पीएच वैल्यू क्या है 0 है, उसमें डुबाते हैं, तो उसका जो कलर है डार्क रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डार्क रेड, देखिए डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है। और तो इससे हमको पता क्या चलता है कि ये हाईली एसिडिक है, ठीक है, इससे पता चलता है कि वो हाईली एसिडिक है, ठीक है। और आयंस इसमें बहुत ज़्यादा, वेरी हाई आयंस है, मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है इसमें बहुत हाई है, और बेस मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो बहुत कम है, लो है, क्योंकि वो हाईली एक्सिड है, ठीक है। अब कोई ऐसा सब्सटेंस लाते हैं जिसका पीएच वैल्यू क्या है 4 है, और जब हम उसमें पीएच पेपर फाड़ करके डुबाते हैं इसमें, तो उसका ये जो पीएच पेपर था उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज और येलो हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज और येलो हो जाता है। तो अब देखिए इसमें भी क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन था उसका नेचर क्या है, तो ये एसिडिक है, ठीक है। और ये क्या है, हाई, इसमें भी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का आयन जो है उसमें लो है, ठीक है। और यदि एक और है जिसका पीएच वैल्यू 7 है, और उसमें यदि पीएच पेपर को हम लोग फाड़ करके डुबाते हैं, तो उसका जो पीएच पेपर है, मेरा जो कागज़ है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और इससे हमको पता चलता है, ग्रीन कलर हो जाने का मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है, बात समझे। और इसमें जो है इक्वल होता है, इसमें जो हाइड्रोजन आयंस है वो इक्वल होगा, ठीक है, और इसमें भी इक्वल होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यदि उसका पीएच पेपर मैंने पीएच वैल्यू 10 है, कोई सब्सटेंस है, मान लें कि यहाँ पे से कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, और उसका पीएच वैल्यू जो है कि 10 है, तो जब उसमें पीएच पेपर यदि उसमें डुबाते हैं तो उसका कलर जो है ब्लिश ग्रीन और ब्लू हो जाता है, ठीक है। और इसका जो नेचर ऑफ सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, कैसा होता है, क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है। और इसमें जो हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है ना वो लो रहेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बेस है, ठीक है, इसीलिए इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह से अब मान लें कि कोई और भी सब्सटेंस है, उसका पीएच वैल्यू क्या है 14 है, तो जब इसमें पीएच पेपर डुबोते हैं तो ये डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं ये हाईली बेसिक है,
और इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वेरी लो, क्योंकि ये हाईली बेसिक है ना, तो इसमें बहुत कम हाइड्रोजन आयंस मिलेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, वेरी हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए बता थे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिव अस टू मोर हाइड्रोजन आयंस। जो एसिड बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देता है ना, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और उसमें से सबसे ज़्यादा देखिए स्ट्रॉन्ग ये है HCl। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, चलिए उसके बाद वीक एसिड है, तो गिव राइज टू लेस हाइड्रोजन आयंस, तो जो बहुत कम हाइड्रोजन आयंस देता है ना, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद है कार्बोनिक एसिड, ये क्या है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, तो ये वीक एसिड में आता है, इसका आप एग्जाम्पल याद रखें। एग्जाम में पूछता है कि 2 एग्जाम्पल दे, तो 2 तो कम से कम याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस दे, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जो है वीक बेसिस क्या है, तो वीक बेसिस में है गिव राइज टू लेस हाइड्रोक्साइड आयंस, उसमें है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये याद रखें अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस में आएगा और ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है मोर अबाउट सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट एंड देयर डेरिवेशन, वो कहाँ से बने हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जब भी हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं और जो बनता है फिर, ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो उसी को सॉल्ट यहाँ पर कहते हैं। जो बना सब्सटेंस उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, ये एक तरह का क्या है सॉल्ट है। इसका फार्मूला देखिए K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, और ये डिराइव्ड फ्रॉम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये बनता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड से बनेगा। ठीक है, और तो इसको क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 ये दोनों को क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे, तो रिएक्शन करके ये वाला बनता है। ठीक है, क्योंकि हम अभी बताए ना कि बेस और एसिड ये दोनों को रिएक्ट करवा दे तो आपका सॉल्ट बनता है। फिर है सोडियम सल्फेट, तो फिर देखिए इसका फार्मूला होता है ये सोडियम सल्फेट का, और ये कैसे बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से रिएक्शन करवा दे तो आपका ये बनेगा। फिर है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक सॉल्ट है। ये कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्शन करवा देते हैं तो ये बनता है। अमोनिया क्लोराइड, तो अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्शन करवाने से ये आपका बनता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट से और सॉल्ट्स का फॉर्मूला है, ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं कि नॉट सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट एज दे हैव द सेम रेडिकल। Similarly, NaCl and KCl belongs to the family of chloride salts। ठीक है, तो ये क्लोराइड सॉल्ट्स का है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, याद कर ले थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या वैल्यू है वो हम लोग देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो देखते हैं। तो पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है ये पीएच वैल्यू। इन केस ऑफ इंडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है,
because of which we feel pain and irritation in our stomach. To get relief from this pain, antacids are used. These antacids neutralize the excess acid and we get relief. ठीक है, तो देखिए हमारे स्टमक में क्या होता है कि एसिड जो है कि HCl वहाँ पे एसिड जो है कि डाइजेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में एसिड हमारे स्टमक में पेट में आ जाए तो क्या होता है कि हमारे स्टमक में पेन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटासिड्स यूज करते हैं। ठीक है, जो इनो वगैरह पीते हैं तो इनो क्या होता है, इनो बेस होता है और हमारे अंदर क्या एसिड है, तो वो दोनों रिएक्शन करके क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, नहीं तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएच ऑफ एसिड रेन। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो पीएच ऑफ एसिड रेन, ये देखिए, तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, तो जब जो रेन है उसका पीएच वैल्यू, ठीक है, आपका जो है कि 5.6 हो जाता है, उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो उसी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एसिड रेन जब एसिडिक हो जाता है तो ये क्या करता है कि हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। देखिए ताजमहल पे ये गिरता है तो ताजमहल का कलर कैसा हो गया, पीला हो गया, इसी के कारण। ठीक है, और देखिए क्या होता है, इससे हम लोग को हार्म क्या होता है। देखिए व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लो इनटू रिवर्स, देखिए नदी में जब ये फ्लो करता है तो दिस आल्सो गेट एसिडिक, उसको भी एसिडिक बना देता है, विच काउजेज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, माने रिवर के अंदर जो लिविंग थिंग्स थे, मछली वगैरह है, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, वो मरने भी लगते हैं। ठीक है, तो ये है एसिडिक रेन से आपको हार्म है आपके एनवायरनमेंट को। ठीक है, चलिए अब जो है पीएच ऑफ सॉइल। देखिए यदि जिस खेत में आपका जो है कि फसल उगाया जा रहा है, यानी कि फार्मिंग हो रही है आपका जो है कि, ठीक है, तो उसका जो है कि जो पीएच स्केल है उसको आपको मेंटेनेंस रखना होगा, क्योंकि जो भी कुछ कुछ जो ऐसे फसल हैं या कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे सभी फसल हैं एक पीएच लेवल पे अच्छा ग्रो करते हैं। यदि आपका सॉइल का पीएच वैल्यू कम जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये खराबी करता है। ठीक है, इसीलिए आपको अपना जो सॉइल है उसको आपको जांच करवाना चाहिए और उसका पीएच वैल्यू पता करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज। देखिए एक प्लांट जितने भी वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, इफ पीएच ऑफ सॉइल और of any particular place is less or more than normal, then the farmer and farmers add suitable fertilizer to it। ठीक है, तो यदि कम और बेसी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मर क्या करता है, उसमें फर्टिलाइज छिड़कता है ताकि उसका पीएच जो है उसके मुताबिक हो जाए, जैसा आपका फसल को आपका चाहिए। ठीक है, पीएच उसके मुताबिक हो जाए तो आपका फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप याद रखें कि पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है, तो मिट्टी का यानी सॉइल का पीएच वैल्यू कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके प्लांट के लिए, ठीक है, सही नहीं है उसके ग्रोथ के लिए, और उसको आप अच्छा से ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसमें आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए अब है आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है वो इसी पीएच वैल्यू में ये करता है। ठीक है, मतलब फंक्शन करता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत पीएच चेंज हुआ तो ठीक है, ज़्यादा पीएच वैल्यू चेंज हुआ तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो उसका भी एक पीएच वैल्यू जो है, जो रेंज है वो इस रेंज का हो। हम लोग के लिए तो यही है। ठीक है, आवर बॉडी, तो ये पीएच रेंज है, इससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो दिक्कत होने लगती है, हम लोग को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखिए
टूथ डीके एंड पीएच। ठीक है, तो जो हमारे दांतों का जो है पीएच वैल्यू ये भी क्या हो जाता है कि कम होने लगता है। जैसे देखिए बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल का जब वो डिग्रेडेशन करता है ना तो एसिड हमारे माउथ में आ जाता है। इसीलिए तो हम लोग को करना क्या पड़ता है, सुबह में उठ करके टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं हम लोग, क्योंकि वो बेस होता है और हम लोग के अंदर एसिड होता है, दोनों रिएक्ट होकर के सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है कि दांत हमारा डीके यानी सड़ने से बचता है। और नहीं तो आप बहुत दिन से दांत बिना मुंह धोए रह रहे हैं तो आपका दांत सड़ने लगेगा। ठीक है, एसिड के कारण। ठीक है, तो इसीलिए ब्रश करना बहुत जरूरी है रेगुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बी है, बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन्स मेथेनोइक एसिड विच काउजेज पेन एंड इरिटेशन when we use a weak base like baking soda on it we get relief। ठीक है, तो देखिए यदि आपको जो मधुमक्खी है बी वो काट लेती है या नेटल जो पौधा होता है उससे आपको कहीं डंक लग जाता है तो क्या होगा कि आपके शरीर में जहाँ पर डंक लगा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि आपको पेन होने लगेगा। ठीक है, आप इरिटेट होने लगिएगा। ठीक है, तो दिक्कत होने तो उसके ठीक करने के लिए आप बेकिंग सोडा उस पर लगाएं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्योंकि ये देखिए ये बेस है और उधर में वो क्या था, एसिड था, दोनों रिएक्ट करता है, दोनों मिलता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।